जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में फिजिक्स के पूरे बुक से जितने भी वायरल मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो सकते हैं वो सारे कराने वाला हूं दोस्तों। जैसा कि आपने कहा था कि सर एक ही वीडियो में फिजिक्स के टोटल न्यूमेरिकल करा दीजिए, तो आज की इस वीडियो में आप देख सकते हो दोस्तों बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर के आया हूं जो बोर्ड एग्जाम में आपके छपने वाला है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं काफी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, देख सकते हैं आपको दोस्तों हर वैरायटी के, हर तरह के वायरल पॉपुलर न्यूमेरिकल है दोस्तों। आपको बस वीडियो को पूरा अंत तक अच्छे से देखना है दोस्तों। गारंटी के साथ कहता हूं सारे न्यूमेरिकल वीडियो देखते देखते ही आपको तैयार हो जाएगा दोस्तों। बिना देर की आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अल्फा कण है भैया, ठीक है। फिर कह रहा है वो जो अल्फा कड़वा है वो कह रहा है 1.5 गुणे 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। तो उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। यानी आपके पास एक अल्फा कण है दोस्तों और वो किस वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। जब आप इसे सॉल्व करोगे, जब दोस्तों इसे आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे, अल्फा कण जो दिया है उस पर आवेश कितना होता है उसे लिखोगे। तो अल्फा कण पर जो आवेश होता है दोस्तों, आवेश जिसे हम क्यू बोलेंगे, आपको पता है एक अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। कितना, 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसे आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, 2 गुणे, अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, इतना लिख सकते हो मेरे भैया, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि ये किस में स्थित है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। और वैद्युत क्षेत्र कितना दिया हुआ है आपका, वैद्युत क्षेत्र दिया है 1.5 गुणे 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलाम दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है इस पे लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो आपको पता होगा दोस्तों, जब आपको वैद्युत क्षेत्र E, बल F और आवेश Q दिया रहता है तो इस पर आधारित फार्मूला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है E=F/Q होता है। E= क्या होता है, F/Q होता है। तो आपको निकालना क्या, F निकालना है, तो Q इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, F हो जाएगा E/Q हो जाएगा। तो F हो जाएगा E। अब E का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1.5 गुणे 10⁻⁴ गुणे आवेश कितना दिया है भैया, आवेश आपका दिया है 2 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19। अब जैसे इसे आप हल करोगे भैया तो 1.5 गुणे, अब 1.6 का 2 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 3.2 आ जाएगा, क्योंकि 16 दूनी 32 हो जाएगा। और आपका 10⁻⁻19 है, 10⁻⁴ है, तो 19 माइनस में है, प्लस में है, घटाओगे तो कितना बचेगा, 10 आपका -15 बचेगा। कितना बचेगा, 10⁻⁻15। अब नॉर्मल साइज का गुणा करोगे, गुणा करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क 10⁻⁻15 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब गुणा आप करोगे इसे। अब आप कहोगे सर गुणा क्यों नहीं कर रहे हैं, गुणा अगर हम करेंगे तो समय जाएगा तो वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा, सवाल कम हो पाएगा। और अगर मैं इस तरह से छोटे छोटे कैलकुलेशन छोड़ दूंगा तो आप क्या करोगे तो आपका दिमाग भी इस सवाल पे जाएगा और आपको समझ भी आएगा, मजा भी आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन बोर्ड एग्जाम में आप ही को करना है। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन आपका तेज होगा, कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा। समझ आई मेरी बातें। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अब देखते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर है। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। अब आप कहोगे सच में सर इतना पॉपुलर है ये क्वेश्चन, क्यों हर बार मैं बोल रहा हूं कि पूछ देता है किसी न किसी सेट में। क्या कहता है कि इसमें परिभाषा चिपका देता है, कहता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए तथा उसी पे आधारित क्वेश्चन दे देता है इसी को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है अभी देखिए यहाँ पे समझ जाएंगे आप। तो यहाँ पे कह रहा है कि 1 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर आवेश है, ठीक है भैया, ठीक है। 1 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर आवेश है और ये विपरीत प्रकार के हैं आवेश और इनके बीच की दूरी 2 मिलीमीटर है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 2 मिलीमीटर। यानी एक आवेश यहाँ पे है और एक आवेश कुछ दूरी पे है, ठीक है। और दोनों क्या है, बराबर हैं परंतु विपरीत हैं। बराबर और विपरीत का मतलब क्या होता है, बराबर का मतलब होता है परिमाण में तो बराबर है, 1 माइक्रो कूलाम यहाँ भी है, 1 माइक्रो कूलाम और 1 माइक्रो कूलाम यहाँ भी है, बस फर्क क्या है, विपरीत है। विपरीत का मतलब एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। ये बात तो आपको पता है, द्विध्रुव में क्या होता है कि एक पॉजिटिव होता है और नेगेटिव, लेकिन क्या कहते हैं परिमाण बराबर होता है, ठीक है। अब इनके बीच की जो दूरी है दोस्तों, बीच की दूरी कितनी दी गई है, 2 मिलीमीटर दी गई है। बीच की दूरी कितनी दी गई है, 2 मिलीमीटर। अब आप याद करिए द्विध्रुव आघूर्ण जब मैंने आपको सिखाया है तो क्या बताया है, द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, 2 आवेश होने चाहिए, 2 क्या होने चाहिए, आवेश होने चाहिए। और आवेश क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। समान का मतलब अगर यहाँ 10 कूलाम है तो यहाँ भी 10 होगा, यहाँ 20 है तो यहाँ भी 20 होगा। बस फर्क क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो। और बीच की दूरी कितनी होती है, 2l होती है, याद आया आपको, ठीक है। और यहाँ पे जो द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला बनता है P = क्या बनता है, याद है आपको, Q ×
2L बनता है दोस्तों। क्या बनता है? Q इंटू 2L। तो आपको Q तो दिया हुआ है भैया, यहाँ पे Q आपको कितना दिया है? 1 माइक्रो कुलाम। तो माइक्रो हटाओगे तो क्या हो जाएगा? 1 गुणे 10 घाते माइनस 6 कुलाम हो जाएगा। ठीक है, माइक्रो हटाने के बाद क्या हो जाएगा? 1 गुणे 10 घाते माइनस 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद बीच की दूरी जो है जिसे हम 2L लिखेंगे, वो कितना दिया हुआ है? 2 मिलीमीटर दिया है। अब मिलीमीटर को जब मीटर में बदलोगे तो 10 घाते माइनस 3 लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? 10 घाते माइनस 3। मिलीमीटर को जब मीटर में लाओगे तो 10 घाते माइनस 3 लगाया जाएगा। अब आपको क्या निकालना है? द्विध्रुव आघूर्ण यानी पी निकालना है। क्या निकालना है बच्चा? द्विध्रुव आघूर्ण याद करना है, द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, पी निकालना है। तो अब पी निकालने के लिए पी का फार्मूला रख दीजिए। तो पी बराबर कितना होगा? Q इंटू 2L। तो पी, क्यू का वैल्यू कितना है? क्यू का वैल्यू है भैया, क्यू का वैल्यू कितना है? 1 गुणे 10 घाते माइनस का 6। 2L कितना दिया है? 2 गुणे 10 घाते माइनस का 3। अब हल करो मेरे भैया, तो 2 एकम 2, 10 घाते माइनस 6, 10 घाते माइनस 3 कितना हो जाएगा? 10 घाते माइनस का 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 घाते माइनस 9। अब इसका मात्रक हो जाएगा दोस्तों, आवेश का मात्रक होता है कुलाम और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो कुलाम इंटू मीटर, कुलाम इंटू मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। बताइए, ये भी सवाल गया। इस तरह का सवाल अब आएगा तो क्या आप छोड़ोगे? फोड़ोगे? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन की अगर बात करूं तो ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन को बहुत लोग छोड़ भी देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं करना। वेक्टर वाला जब सवाल आता है तो यहाँ पे कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर इतना दिया हुआ है, और क्षेत्रफल आपको कितना दिया है? 2J कैप मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और इसका वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। जब भी आपको याद रखिएगा, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर में दिया हो, क्षेत्रफल वेक्टर में दिया हो और फ्लक्स पूछे तो क्या करिएगा? ध्यान दीजिए, इसका एक और क्वेश्चन होता है कि एक वैल्यू वेक्टर में दिया रहेगा और एक वैल्यू वेक्टर में नहीं दिया रहेगा, वेक्टर में बदलना होगा। दोनों क्वेश्चन यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं, आप आगे वाले में देख सकते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे एक वैल्यू वेक्टर में दिया है और क्षेत्रफल ना दे करके क्या दे दिया? भुजा दे दिया है। तो क्षेत्रफल में इसे कन्वर्ट करेंगे, वेक्टर में लाएंगे तब हल होगा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं YZ तल पर दिया है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर होता है। ऐसे क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे बोर्ड एग्जाम में तो आपका मार्क्स कैसे आएगा? बताइए। 2025 के क्वेश्चन देख सकते हो, 2025 के कोड नंबर JV में पूछा भी गया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले आपके पास जो दिया है उसे एक बार लिख लीजिए। ठीक है, तो आपके पास ई वेक्टर कितना दिया है भैया? 4I कैप प्लस 3J कैप दिया है, यही दिया हुआ है। ठीक है, मात्रक भी तनी लिख लेते हैं। क्या दिया है? वोल्ट पर मीटर। ठीक है, फिर आपको क्षेत्रफल वेक्टर दिया है। क्षेत्रफल वेक्टर कितना दिया है? 2J कैप दिया है। अब आपको क्या कह रहा है कि संबंध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत फ्लक्स जिसे हम लोग फाई बोलते हैं, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो जब वेक्टर में दिया हो तो फाई का फार्मूला क्या हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब जैसे ही आप वैल्यू रखोगे सवाल खत्म हो जाएगा। ई वेक्टर का वैल्यू कितना है आपके पास? 4I कैप प्लस 3J कैप इंटू ए कैप का वैल्यू कितना है? 2J कैप। अब आपको ये बात तो बहुत पहले से ही पता होगा कि I वाले का I के साथ मल्टीप्लाई होता है और J वाले का J वाले के साथ। तो I यहाँ है लेकिन इधर इसके पास I वाला नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? I वाला 0 हो जाएगा। अब J वाला J के साथ मल्टीप्लाई करोगे जब, तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ J का जब J से डॉट निकाला जाता है तो वैल्यू 1 आता है, तो J लिखने की जरूरत नहीं होती। यहाँ तक कि आप 1 नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कुल मिलाकर आपका 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब रही बात मात्रक की, तो मात्रक आपको पता होगा, तो इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम हो जाएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम हो जाएगा। सवाल बताइए, खत्म हुआ। अब इस वैरायटी का भी सवाल आपके मुट्ठी में हो गया। अब आपको ये सवाल मेरे को बताना है बस कि अगर मान लीजिए आपको एक वैल्यू वेक्टर में दिया हो और एक वैल्यू वेक्टर में न दिया हो तो उसे वेक्टर में लाए कैसे? तो देखिए इस सवाल पे आइए, ये सवाल आपका जवाब देगा। कह रहा है कि एक समरूप वैद्युत क्षेत्र यानी ई वेक्टर बराबर इतना दिया हुआ है। यानी पहले आप देख लीजिए क्या दिया हुआ है आपको भैया? ई वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है। तो ई वेक्टर कितना दिया भैया? ई वेक्टर आपका दिया है गुरु 5 गुणे 10 घाते 3 I कैप दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको वेक्टर में दिया है, लेकिन कह रहा है कि न्यूटन पर कुलाम में एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार समतल पृष्ठ YZ तल के समांतर स्थित है। यानी वर्गाकार, तो एक यानी एक वर्गाकार हमारे पास पृष्ठ है।
तो वर्गाकार पृष्ठ की चारों भुजाएं क्या होती है बताइए, आप खुद ही बताइए। बराबर होती हैं, चारों भुजाएं क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती है, और एक भुजा कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर है। तो बताइए इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया जो होता है, एरिया, एरिया जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, आपका भुजा इंटू भुजा होता है, यानी 10 गुणे 10 हो जाएगा। तो 10 गुणे 10 का क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि ये जो समतल है, ये पृष्ठ जो है किस तल में स्थित है, वाई जेड तल में स्थित है। तो वाई जेड की वजह से पता चल जाएगा कि ये किस तरह का वेक्टर है, आई कैप वाला है, जे कैप वाला है, या फिर के कैप वाला। तो आइए यहाँ पे आपको ट्रिक देता हूं मैं। क्या देता हूं बच्चा, ट्रिक एक बताता हूं कि अगर आपको यहाँ पे वाई जेड तल दिया हो, चाहे एक्स जेड तल दिया हो, या जेड एक्स तल दिया हो, कुछ भी दिया हो, तो कैसे पता करें कि वो किस वेक्टर को फॉलो कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, ट्रिक ये है कि ये बात आपको पता होगा कि एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई है, और ये जेड है। तो एक्स के लिए हमेशा आई कैप, वाई के लिए हमेशा जे कैप, और जेड के लिए हमेशा के कैप। ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको एक्स वाई तल दिया हो, क्या दिया हो, एक्स वाई तल दिया हो, तो बताइए एक्स वाई में क्या मिसिंग है, जेड मिसिंग है, जेड मिसिंग है। इसका मतलब जेड मिसिंग है तो ये के कैप का काम कर रहा है, किसका, के कैप का। ट्रिक है, ध्यान से समझिए। अगर आपको यहाँ पे वाई जेड तल दिया हो तो बताइए इसमें क्या मिसिंग है, एक्स मिसिंग है। एक्स मिसिंग है तो इसका मतलब ये किसको काम कर रहा है, आई कैप का काम कर रहा है। जो मिसिंग रहेगा वही काम करेगा। अगर यहाँ पे आपको एक्स जेड दिया हो तो क्या मिसिंग है, वाई मिसिंग है, इसलिए ये जे कैप का काम कर रहा है। तो अब बताओ ये जो पृष्ठ दिया था आपका, ये वाई जेड तल में दिया है, किस में दिया है, वाई जेड तल में। तो इसमें क्या मिसिंग है, एक्स मिसिंग है। एक्स मिसिंग है तो किसके लिए काम कर रहा है, आई कैप के लिए काम कर रहा है। तो ये आपका जो, अगर इसे वेक्टर में जब आप लिखोगे तो यहाँ पे आप आई कैप लगा दोगे, और यहाँ पे अपना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। लेकिन आप हल करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में बदलना होगा, मीटर स्क्वायर में। तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जब सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में बदलता है तो 10⁻⁴ रखा जाता है। क्या रखा जाता है, यहाँ 100 हो जाएगा, और 10 घाते क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा आई कैप। और बाहर अब क्या लग जाएगा, मीटर स्क्वायर लग गया है। यहाँ तक समझ आया या नहीं बताइए। यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया तो आपको क्या करना है, फाई करना है। अब आराम से वैद्युत फ्लक्स निकाल देना है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो क्या हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा, ई वेक्टर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5×10⁻³ आई कैप दिया हुआ है। उसी तरह डॉट यहाँ पे क्या कर देंगे, ए वेक्टर। तो अब ए वेक्टर का वैल्यू कितना दिया है, 100×10⁻⁴ आई कैप। ठीक है, अब जब यहां तक हो जाएगा तो नॉर्मल, अब मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 500 का 5 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 500×10⁻, अब -4 है और 10⁻³ है, तो प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, -1 बचेगा। और आई कैप लिखने की जरूरत है नहीं, -1 का मतलब आप समझते हो ना, एक जीरो हटा सकते हो चाहो तो। यहाँ पे फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 आ जाएगा, सीधे सीधे कितना आ जाएगा आपका, 50 आ जाएगा। और आपका मात्रक पता ही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम हो जाएगा। तो ये आपका सवाल खत्म हुआ। बताइए क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया हो, यहाँ तक क्लियर हो गया हो, तो यहाँ पे सवाल थोड़ा सा इसमें जोड़ा गया है क्या, कि पृष्ठ से कितनी वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, ये तो मैंने बता दिया। और कह रहा है कि यदि पृष्ठ का तल एक्स अक्ष की तरफ 30 डिग्री पे झुका हो तो इसका वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो ज्यादा कुछ नहीं करना मेरे भाई, बहुत ही इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। अब कहोगे कैसे, मैं बताता हूँ आपको। जब वो 30 डिग्री पे बोल रहा है ना, झुका है, तो आपको क्या करना है, 90 में से 30 घटा देना है। 90 में से 30 घटाओगे तो 60 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा, 60 डिग्री। तो आपको फार्मूला लेना क्या है, आप ध्यान दीजिए। ये वाला फार्मूला आपको पता है ना, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई बी ई ए कॉस थीटा होता है। तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई का वैल्यू, यहाँ का जो ई का वैल्यू दिया है 5×10⁻³ 5×10⁻³ और जो क्षेत्रफल का वैल्यू दिया है 100×10⁻⁻4। इतना लिखने के बाद cos 60 डिग्री कर देना है। क्या कर देना है, cos 60 डिग्री। जैसे ही इसको कैलकुलेट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 100 का 5 से गुणा करोगे हो जाएगा 500, और 10 घाते कितना हो जाएगा, -1 होगा। और cos 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2। अब 500 को काट दोगे 250 हो जाएगा, यानी कुल मिला के आपका 25 आंसर आएगा। कितना आएगा, 25 आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। अब बताइए सवाल क्लियर हुआ कि नहीं।
मजा आया सवाल में? इस तरह का सवाल किसी कीमत पे आप नहीं छोड़ोगे। अगर ऐसे सवाल को अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो याद रखिए, आप सिंपल सिंपल क्वेश्चन करके जाओगे तो आपका सिंपल क्वेश्चन इतना भी नहीं आएगा जितना आप सोच रहे हो। आएगा तो इस तरह के थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएंगे। लेकिन देख लो, देखने में कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा कठिन है, लेकिन बना दिया मैंने एकदम सिंपल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आए तो ज्यादा, ऐसे क्वेश्चन आए तो दहाड़ के करना एकदम, ठीक है? यहाँ कुछ भी डिग्री हो, 90 में से आप घटा के किया करो, ठीक है? यहाँ तक समझ आया? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब पांचवें क्वेश्चन को ध्यान से देखो दोस्तों। कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई आपको कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया गया है। ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब आप समझते ही हो। इस तरह से आपको एक यहाँ पे पॉजिटिव क्यू और एक तरफ निगेटिव क्यू दिखता है, या ये कह लीजिए इधर निगेटिव क्यू इधर पॉजिटिव क्यू। पॉजिटिव क्यू की तरफ इधर फोर्स लगता है, निगेटिव की तरफ इधर फोर्स लगता है। कब? जब ये किसी वैद्युत क्षेत्र में होता है। ये डायग्राम आप देखे भी होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई कितनी है भैया? लंबाई को हम क्या लिखते हैं? 2l लिखते हैं। कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। इसे मीटर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा? 4 गुणे 10 घाते -2 मीटर हो जाएगा, ठीक है भैया? फिर कहता है वैद्युत क्षेत्र दिया है। वैद्युत क्षेत्र यानी ई कितना दिया है? 10 घाते 4 दिया है न्यूटन पर कुलाम, ठीक है? फिर कहता है वैद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री कोण पर रखने पर, 30 डिग्री कोण यानी 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। कितना? 30 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है, यानी थीटा कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री के कोण पर रखने से, 30 डिग्री के कोण पर रखने से 9 गुणे 10 घाते -2 न्यूटन मीटर बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। याद रखिए क्या उत्पन्न होता है? बल आघूर्ण। याद रखिए बल आघूर्ण किसको बोलते हैं? टॉर्क को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बच्चा? टॉर्क को। तो टॉर्क कितना दिया है? 9 गुणे 10 घाते -2 न्यूटन मीटर का टॉर्क उत्पन्न होता है। तो कहता है इस स्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा? इस स्थिति में P का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा? इस रिलेशन पे याद रखिए, जब भी आपको टॉर्क यानी बल आघूर्ण और द्विध्रुव आघूर्ण जब भी जिक्र करता है तो इसका फार्मूला जो निकल के आता है वो होता है टॉर्क इज इक्वल टू, इसको हटा दो पहले, टू ईपी साइन थीटा। ये सुना होगा आपने, ठीक है? कभी भी याद रखिए बल आघूर्ण का जो फार्मूला पूछा जाता है द्विध्रुव आघूर्ण की स्थिति में, तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है ई हो गया वैद्युत क्षेत्र, ए हो गया द्विध्रुव आघूर्ण और थीटा हो गया जितने डिग्री पे झुका हुआ है। अब ये पूछ क्या रहा है कि इस परिस्थिति में इसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान पूछ रहा है, तो क्यों ना पी को अकेला कर दें। पी को अकेला करेंगे तो आप सोचिए ई और साइन थीटा टॉर्क के नीचे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? ई साइन थीटा टॉर्क के नीचे आ जाएगा। वैल्यू पुटअप करिए। टॉर्क का कितना दिया है वैल्यू भैया? टॉर्क का वैल्यू दिया है 9 गुणे 10 घाते -2। ई का वैल्यू कितना दिया है? 10 घाते 4 दिया है। साइन थीटा कितना दिया है भैया? थीटा आपको दिया हुआ है, ध्यान से सुनिए, थीटा आपको कितना दिया है भैया? थीटा आपको कितना दिया है? 30 डिग्री दिया है। थीटा आपको कितना दिया है भैया? 30 डिग्री। अब साइन 30 का वैल्यू तो आपको पता ही है क्या होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 गुणे 10 घाते -2 है। अब ये 10 घाते 4 जो है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 घाते -4 हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब साइन 30 है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। क्लियर हुआ? अब इसे आप हल करोगे तो कितना आ जाएगा? P इज इक्वल टू, अब ये देखिए बटे के नीचे 2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। और यहाँ पे 10 घाते -4 10 घाते -2 मिलके कितना बना लेगा? 10 घाते -6 बना लेगा। क्या बना लेगा? 10 घाते -6 बना लेगा। अब बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ? जब यहाँ तक क्लियर हो गया तो इसका मात्रक क्या लगा देंगे? फिर इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कुलाम इंटू मीटर हो जाएगा। सवाल खत्म हुआ। कितना प्यारा सा सवाल था, ठीक है? अब आप कहेंगे सर यहाँ पे जो लंबाई दिया था, लंबाई का तो इस्तेमाल कहीं हुआ ही नहीं। तो लंबाई वहाँ पे भला ही दिया है लेकिन इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि यहाँ फार्मूले में हमारा आराम से निकल गया। तो लंबाई जबरदस्ती थोड़ी ना रख देंगे। कभी कभी आपको इस तरह से एक्स्ट्रा जानबूझ के दिया जाता है ताकि आप फंस सको, लेकिन फंसना नहीं है। इस वैरायटी का क्वेश्चन जब भी आए, फिर से याद रखना, ये क्वेश्चन जब भी आए 2 शब्द पे बहुत फोकस करना, एक बल आघूर्ण और एक द्विध्रुव आघूर्ण। अगर ये 2 शब्द जरूर मिल जाए क्वेश्चन में तो ये फार्मूला 100% लगेगा। समझ आई मेरी बातें? बल आघूर्ण और द्विध्रुव आघूर्ण जब भी दे दे तो आपको ये फार्मूला जरूर लगता है। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं? पक्की बात मानो यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर यहाँ तक क्लियर हुआ तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन इस बार क्या दिया हुआ है आप देख सकते हो, बहुत ही आसान लगेगा आप क्वेश्चन, क्योंकि उधर का आप सीख चुके होते। ये वाला बहुत ईजी लगेगा। कह रहा है कि एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई वेक्टर आपको दिया गया है, ठीक है? जब आप सॉल्व करोगे तो आपको जो दिया है उसे पहले लिख लीजिए। तो ई वेक्टर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1.2 आई कैप प्लस 1.6 जे कैप आपको दिया है न्यूटन पर कुलाम दी गई है। फिर कहता है वाई जेड तल के समांतर
0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। लीजिए इस बार क्षेत्रफल खुद दे दिया, क्षेत्रफल कितना दिया है, 0.2 मीटर स्क्वायर दिया है, यही दिया है ना। लेकिन छुपा लिया एक चीज, छुपा ए लिया कि बताया नहीं कि ये आई कैप वाला है या जे कैप वाला है या फिर के कैप वाला। तो कैसे पता लगाओगे, बोलूं या समझ गए, समझ गए ना, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या है, वाई जेड दिया है, तो वाई जेड में मिसिंग क्या है बताओ, एक्स मिसिंग है। फिर से एक्स मिसिंग है तो ये किसके लिए काम करेगा, तब आई कैप के लिए काम करेगा। किसके लिए काम करेगा, आई कैप के लिए। समझ आई मेरी बातें, किसके लिए काम करेगा गुरु, आई कैप के लिए। अब आपको करना क्या है, वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला आपको पता ही है, फाई इज इक्वल टू कितना होगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब वैल्यू रखोगे, आंसर आपका हाजिर है। ई वेक्टर कितना है आपके पास, 1.2 आई कैप प्लस 1.6 जे कैप डॉट ए का वैल्यू कितना है, 0.2 आई कैप, यही है ना। तो जे तो वैसे भी 0 हो जाएगा क्योंकि जे का जोड़ा है नहीं इधर, ठीक ना। जे यहाँ है लेकिन जे वाले का जोड़ा जोड़ी है नहीं, जोड़ा जोड़ी नहीं है। जब जोड़ा जोड़ी है ही नहीं तो क्या होगा, आई का आई के साथ गुणा होगा। तो आई वाले का आई के साथ आप गुणा कर दो, 1.2 का 0.2 से गुणा कर दो, 1.2 का जब 0.2 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 12, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कट 0 का 0 से करोगे इतना आएगा 4, 2 0, 2 अंक पे है, कितना हो जाएगा 0.24, 0.24 आ जाएगा। अब फ्लक्स का मात्रक आपको पता ही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यहाँ आई कैप मत चिपका देना, ठीक ना, वो 1 हो जाता है। अब बताइए, ये भी सवाल क्लियर हुआ। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन देके, डायग्राम देके भरमाने की कोशिश करेगा, फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन डायग्राम देख के डरने का नहीं, डरने का मेरे भाई। समझ आई मेरी बातें, यहां तक क्लियर हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख रहे हो कितने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। अभी देखो क्वेश्चंस का लेवल और धीरे धीरे हाई होता जाएगा। अब सवाल कह रहा है, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के रैखिक आवेश घनत्व इतना दिया हुआ है। रैखिक आवेश घनत्व को लैम्डा कहते हैं बच्चा, याद रखना, एक बात याद रख लो। कभी भी इस तरह, अब कहोगे रैखिक आवेश घनत्व होता क्या है, समझो। जब किसी तार पे इस तरह से एक समान आवेश वितरित कर दिया जाए, फैला दिया जाए, ठीक ना, एक समान आवेश क्या कर दिया गया, किसी तार पे फैला दिया गया। तो एक समान आवेश को मान लेते हैं, यहाँ पे जितने भी आवेश है उन आवेश को मान लेते हैं क्यू है, ठीक है, क्या है, आवेश क्यू है, और लंबाई क्या मान लेते हैं, यल है। तो आवेश और लंबाई का जब तुम डिवाइड करोगे तो वहां जो वैल्यू आएगा उसे ही बोला जाएगा लैम्डा, और इसी लैम्डा को बोला जाता है रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक का मतलब एक रेखा, रेखा मतलब एक लाइन, एक तार, एक सीधी तार। समझ आई मेरी बातें। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे बोल दे कि एक प्लेट है, अब इस प्लेट में एक समान आवेश वितरित है, एक समान आवेश वितरित है, तो इस प्लेट का आवेश घनत्व क्या होगा। तो इस प्लेट आ गया तो प्लेट में लंबाई यूज नहीं होगा, प्लेट में क्षेत्रफल यूज होगा, और पूरे आवेश को क्यू अगर हम कह दें तो अब इसका जो क्या कहते हैं आपका आवेश आएगा, आवेश घनत्व, तो उसे सिग्मा से लिखा जाएगा। किससे लिखा जाएगा, सिग्मा से लिखा जाएगा। और वही करो जो यहाँ किए हो, आवेश ऊपर रखो, क्षेत्रफल को नीचे कर दो। समझ आई मेरी बात है। इसे बोला जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश एक पृष्ठ हो गया। अगर आपको आयतन के हिसाब से अगर दिया जाए, जैसे मान लो कोई गोला दे दिया, ये गोला हो गया, स्फेरिकल हो गया, ठीक ना, इस पे खूब सारा आवेश ऐसे भर दिया गया है। बहुत ही इजी, बहुत ही डिफिकल्ट चीजों को इजी में समझा रहा हूं मैं। इस तरह से गोले में आवेश दे दिया, ठीक है। अब पूछ रहा है कि ये आवेश अगर क्यू है, ठीक ना, अब गोले को, आयतन को क्या बोलोगे, 4πr² बोलोगे। तो कह रहा है एक गोले का आवेश घनत्व क्या होगा। तो सीधी सी बात है, आवेश ऊपर रखो और इसके आयतन को नीचे रख दो। इसे बोला जाता है आयतन आवेश घनत्व बोला जाता है गोले का, और उससे लिखा जाता है रो से। किससे लिखा जाता है, रो से। समझ आई मेरी बातें। रो मतलब रोना नहीं, रो, ए रो है। समझ आई मेरी बातें, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब आपको आवेश घनत्व तीनों समझ आ गया होगा, रैखिक का मतलब भी समझ आ गया, पृष्ठ का मतलब समझ आ गया, आयतन वाले का भी समझ आ गया। जब 3D शेप में दिया रहे, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे 3D में। अगर आपको यहाँ पे इस तरह का क्यूब दे देता, क्यूब यानी घन दे देता, तो घन का आयतन नीचे लिखते, आवेश वही रहता। समझ आई मेरी बातें। सवाल आता है मेरे भाई, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब सवाल पे चले। अब सवाल पे ध्यान दीजिए, कह रहा है एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व यानी आपको लैम्डा दिया हुआ है। रैखिक आवेश घनत्व कितना है भैया, रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁻⁸ कूलाम पर मीटर है, ठीक है। फिर कहता है तार में 2 सेंटीमीटर दूर, 2 सेंटीमीटर दूर यानी आर कितना दिया है भैया, 2 सेंटीमीटर दूर, यानी इसे मीटर में बदलोगे तो 2 × 10⁻² मीटर आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद कहता है कि 2 सेंटीमीटर दूर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए क्या होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा
कि कभी भी आपको इस तरह से अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के हिसाब से जब आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जाता है, सवाल तो आप पकड़ ही लोगे, पहचान ही जाओगे, ठीक है, जिस हिसाब से लॉन्ग वेज यूज किया है। तो इसका जो ई निकालने का फार्मूला होगा वो होगा ई इज इक्वल टू, वो होता है 1/4 पाई अपसाइलन नोट 2 लैम्डा बाई आर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू पुटअप करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। कितना इजी है, कितना इजी है। इस पूरे की जगह पे लिख दोगे 9 गुणे 10 घाते 9, ये बात तो पता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के जगह पे हम क्या लिखते हैं, 9 गुणे 10 घाते 9। फिर आ जाता है 2, फिर आ जाता है लेमडा, लेमडा का वैल्यू 10 गुणे 10 घाते -8। फिर आती है बारी नीचे आर, आर कितना दिया है 2 गुणे 10 घाते -2। यहां तक समझ आया। अब 2 से 2 मर गया, कट गया, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास, ई इज इक्वल टू 9 बचा, यहाँ 10 बचा, तो कितना हो गया 90 गुणे 10 घाते 9 10 घाते -8, तो कितना बचेगा 10 घाते 1। और नीचे में क्या बचा 10 घाते -2। अब आप 10 घाते 90 गुणे 10 घाते 1, अब 10 घाते -2 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 10 घाते 2, और नीचे कुछ बचेगा ही नहीं, तो आ जाएगा 90 गुणे 10 घाते 3 आ गया। अगर इस जीरो को भी खत्म करोगे तो कितना हो जाएगा 9 गुणे 10 घाते 4 हो जाएगा। अब वैद्युत क्षेत्र का मात्रक आप जानते हो न्यूटन पर कुलाम होता है। अब बताइए समझ आया या नहीं। सवाल क्या कठिन लग रहा है? बिल्कुल कठिन नहीं है सवाल, बस आपको सही तरीके से देखना है। और सवाल एक बात जरूर याद रखिएगा कि आप एक बात जरूर याद रखिएगा, इस सवाल को जरूर नोट करते जाइएगा, ठीक ना। इस सारे क्वेश्चन बहुत ही वायरल क्वेश्चन है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन फालतू का नहीं लिया गया है, ठीक है, कि आपको छोटे छोटे क्वेश्चन कुछ भी बता करके खत्म कर दिया जाए, नहीं। आपके साथ कोई बेईमानी नहीं किया जा रहा है, क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन की अगर बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए संधारित्रों के समायोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए तथा कुल संचित ऊर्जा भी ज्ञात कीजिए। संचित ऊर्जा का फार्मूला याद रखिएगा, U इज इक्वल टू होता है हाफ CV स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, V यानी वोल्टेज, वोल्टेज आपको दिया हुआ है, C अगर किसी तरह निकल जाए तो संचित ऊर्जा पता चल जाएगा। तो यहाँ से हमें C निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे देखिए। इस डायग्राम पे फोकस करिए, यहाँ पे क्या है याद रखिएगा, ये यहाँ पे एक एक लाइन इस तरह गई है, ठीक है ना। ये अगर इस लाइन को पकड़ के, इस लाइन को पकड़ के, यानी इन दोनों के झोंटा को पकड़ के ऐसे झोंटा खींच दिया जाए, झोंटवा खींच दिया जाए, झोंटवा खींच दिया जाए ऐसे, तो पूरा समांतर में आ जाएंगे तीनों। ए और ए और ए तीनों किस में आ जाएंगे, समांतर क्रम में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे दोस्तों, तीनों समांतर क्रम में दिखने लगेंगे। किस में दिखने लगेंगे आपको, तीनों आपको दोस्तों समांतर क्रम में दिखने लगेंगे। और जब तीनों समांतर क्रम में आ जाएंगे, तीनों जब समांतर क्रम में आ जाएंगे तो धारिता का समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा। याद रखिए यहाँ पे ना जानबूझ के ऐसा दिया गया है यहाँ पे कनेक्शन और यहाँ पे, ताकि इसको ऐसे खींचा जाए तो तीनों पैरेलल में आ जाए। ऐसा कभी भी दिखे ना तो याद रखिए समांतर ही शो करेगा, ठीक है। तो समांतर में आ गया, तो यहाँ पे आप कहोगे जब इसे हल करोगे, इसे जब हल करोगे मेरे भाई, तो क्या लिखोगे हल करते दौरान, हल करते दौरान सबसे पहले दिया गया जो चित्र है उस चित्र में ए से बी के बीच में धारिता निकालोगे। तो ए से बी के बीच में जो धारिता है यानी 3 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड और 5 माइक्रोफैरेड, यानी अगर आप इसे C1 नाम दे दो, इसे C2 नाम दे दो, इसे C3 नाम दे दो, तो आप कहोगे कि C1, C2 तथा C3 परस्पर समांतर क्रम में स्थित है। किसमें स्थित है, समांतर क्रम में स्थित है। समांतर क्रम का क्या होता है फार्मूला, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब C बराबर कितना हो जाएगा, C1 का वैल्यू कितना है 3 माइक्रोफैरेड प्लस 4 माइक्रोफैरेड प्लस 5 माइक्रोफैरेड। अब टोटल को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 9 3 12 माइक्रोफैरेड हो गया। क्या हो गया, 12 माइक्रोफैरेड। अब माइक्रो को हटा के अगर फैरेड में लाओगे तो माइक्रो हटता है तो 10 घाते -6 आता है। यानी आपका तुल्य धारिता तो पता चल गई, तुल्य धारिता बोला था ना, तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, तो तुल्य धारिता तो हमने निकाल लिया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, कुल संचित ऊर्जा बता दीजिए लगे हाथ। तो कुल संचित ऊर्जा EU इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ कर देता हूँ, तो U इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ, C का वैल्यू कितना है भैया, C का वैल्यू है 12 गुणे 10 घाते -6। भी कितना दिया हुआ है, 2 वोल्ट दिया है, तो यहाँ हो जाएगा 2 और स्क्वायर की वजह से स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा U इज इक्वल टू 2 छक 12 यानी 6 गुणे 10 घाते -6।
4 और 6 चौक 24 गुणे 10 घाते माइनस 6। अब भाई जाहिर सा तो ऊर्जा है, तो ऊर्जा का मात्रा क्या होगा, जूल होगा। अब बताइए ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अगर आए तो क्या आप कर पाओगे या नहीं, 100% कर लोगे ना। कभी भी आपको संचित ऊर्जा निकालने को दे, और देगा ही निकालने को, क्यों नहीं देगा, क्योंकि उसको सवाल को अगर बड़ा बनाना है तो आपको इस तरह का पहले डायग्राम देगा। डायग्राम में क्या करेगा, वो संचित ऊर्जा पूछ देगा, और वो जान रहा है कि संचित ऊर्जा पूछेगा तो मजबूरी में उसको क्या निकालना होगा, सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो पहले आप सी निकालोगे, जब सी निकल जाएगा तो उसके बाद आप संचित ऊर्जा निकाल दोगे। तो डायग्राम आप ध्यान में रखिएगा, इसी तरह का डायग्राम जरूर दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं, पक्की बात मानो यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक अगर क्लियर है तो चलिए आगे चलते हैं। इस सवाल को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस सवाल को अभी तक के सवाल में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आप मानिए कि 2026 में इस तरह का क्वेश्चन जरूर संधारित्र पे पूछा जाता है। ठीक है, आपको एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूछेगा तो थोड़ा हाई लेवल का। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफैरेड है। यानी एक समांतर प्लेट होता है, यहाँ पे देखिए मैं आपको हल्का सा समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। जैसे ये देखिए समांतर प्लेट है, इसके बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, वायु है। क्या है, वायु। उस दौरान इसकी धारिता जो है, जिसे सी नोड कहेंगे, वायु वाले को हम पहचानने के लिए सी नोड लगा देंगे, ठीक है ना। तो सी नोड की धारिता कितनी है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो है वो कितनी है भैया, 3 माइक्रोफैरेड। तो वायु के लिए समांतर प्लेट संधारित्र का जो फार्मूला होता है वो होता है एप्सिलॉन नोड ए बटा डी होता है। और ये वैल्यू कितना दिया है, 3 माइक्रोफैरेड दिया है। ठीक है, क्या दिया है बच्चा, 3 माइक्रोफैरेड दिया है। फिर कहता है कि के परावैद्युतांक तथा 3D/4 मोटाई की प्लेट को जब संधारित्र की प्लेटों के बीच रख दिया जाता है, यानी ये जो संधारित्र है आपका, ठीक ना, कितना, 3 माइक्रोफैरेड वाला, उसके बीच में के परावैद्युतांक का और कितनी मोटाई का, कितनी मोटाई भैया, 3D/4 मोटाई का क्या रख दिया जाता है, एक परावैद्युतांक रख दिया जाता है। तो उस केस में इसकी धारिता जो है वो कितनी हो जाती है, 6 माइक्रोफैरेड की हो जाती है। कितनी हो जाती है बच्चा, 6 माइक्रोफैरेड की हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा ना 6 माइक्रोफैरेड की हो जाती है। तो इस स्थिति में के का मान होगा कितना, ये बता दीजिए। तो पहले तो आप जान लीजिए कि जब नॉर्मल संधारित्र होता है, अगर आप इसका डेरिवेशन नहीं सीखे हैं तो मेरा यहाँ पे थंबनेल दिख रहा है संधारित्र वाले चैप्टर का, धारिता वाले का, वहां जा करके देखोगे तो पूरे समांतर प्लेट संधारित्र के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होते हैं वो सब मैंने कराया है। ठीक है, आप याद रखिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो सपोर्ट भी कीजिए दोस्तों। ठीक है, प्लीज आप सपोर्ट करके इस चैनल को जल्द से जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर तक जरूर पहुंचा दीजिए। ठीक है, यही मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज आप लोग ऐसा करिए। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब आप देखिए, कह रहा है कि वायु में जब रहेगा तो सी नोड बराबर ए रहेगा। ठीक है, सी नोड बराबर क्या होगा, ए फार्मूला होगा। समझ आ रही है मेरी बात इतनी, ये फार्मूला होगा। फिर कहता है कि जब ये वायु में ना हो, बीच में क्या लगा दिया जाए, परावैद्युतांक लगा दिया जाए। बीच में क्या लगा दिया जाए बच्चा, परावैद्युतांक लगा दिया जाए। वैद्युतांक बीच में जब परावैद्युतांक लगा दिया जाएगा तो सी का जो धारिता का फार्मूला होता है वो होता है ए एप्सिलॉन नोड बटे डी माइनस टी प्लस टी बटा के होता है। अब आप कहोगे टी एक्चुअली में है क्या, टी कुछ नहीं और कुछ नहीं, इसकी दूरी है यहाँ से यहाँ तक। फार्मूले में टी माना जाता है ना, इसलिए टी लिखा गया है। अभी जब सवाल आप हल करोगे तो टी को हटा के कितना रख दोगे, 3D/4 रख दोगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले हम जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता को हमने क्या माना, सी नोड माना। ठीक है, अब फार्मूला क्या होता है आपको पता है ना, ए एप्सिलॉन नोड बटा डी होता है। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना दिया है, 3 माइक्रोफैरेड दिया है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि जब हम परावैद्युतांक रख देते हैं, ठीक है, परावैद्युतांक के रखने पर धारिता जो होगी वो क्या होगी, सी बराबर होगी आपकी ए एप्सिलॉन नोड बटे डी माइनस टी। अब टी की जगह पे आप क्या रखोगे, आप सोचो, टी की जगह पे रखोगे दोस्तों 3D/4 रखोगे। क्या रखोगे, 3D/4 रखोगे। क्लियर है यहाँ तक। फिर उसके बाद यहाँ पे जो दिया हुआ है वही रखोगे। फिर क्या है, प्लस लिखोगे, ऊपर में क्या है टी, तो ऊपर में टी है तो क्या हो जाएगा, 3D/4 होगा, और नीचे में क्या है, के है, तो यहाँ 4 के इंटू में के आ जाएगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ तक आपको क्लियर है या नहीं।
अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब आपको किसी तरह क्या करना है, डी को कॉमन लेना है। डी को क्या करना है दोस्तों, कॉमन लेना। अगर डी कॉमन ले लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब कहोगे कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसे हटा दें। अब देखिए दोस्तों, सी है, ऊपर में क्या है, ए अपसाइलेंट नोड। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, तो क्यों ना हम डी कॉमन ले ले बाहर। डी कॉमन ले लेंगे भैया तो यहाँ 1 बचेगा, माइनस बचे यहाँ 3 ना बचे, यहाँ कितना बचेगा 3/4 बचेगा, प्लस यहाँ कितना बचेगा 3/4 के बचेगा। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे क्या फायदा मिलेगा, जैसे होता है ना मन में कि सर इससे प्रॉफिट क्या होगा हमें इसको लिखने से, तो इसको लिखने से प्रॉफिट आपको दिखाता हूँ क्या होगा। अब इसे हम चाहे तो सी बराबर ए अपसाइलेंट नोड बाई डी लिख सकते हैं, और इनटू में करके हम कितना लिख सकते हैं, इनटू में हम इसे करके 1/3/4 प्लस 3/4 के लिख सकते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा यह होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट बटे डी, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब इससे फायदा यह होगा कि यहाँ पे ए एप्सिलॉन नोट बटे जो डी है, यहाँ पे ए एप्सिलॉन नोट बटे डी जो है, इसका वैल्यू आपको पता है, इसका वैल्यू कितना है 3 माइक्रोफैरेड। तो क्यों ना इस पूरे को हटा के आप लिख दो 3 माइक्रोफैरेड, और नीचे में क्या बचेगा आपका 1 माइनस 3/4 प्लस C/4 के। क्लियर है यहाँ तक। अब C का वैल्यू आपको पहले से ही पता है, कितना है 6 माइक्रोफैरेड हो जाता है C बाद में, तो इस C को हटा के कितना लिख दो 6 लिख दो, और यहाँ कितना आ गया 3 हो गया। अब यहाँ पे कितना आ गया आपका 1 3 4 प्लस 3/4 के। अभी इसे हल नहीं कर रहे हैं, इसे हम रोक के रखे हैं जानबूझ के। अब यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा वैल्यू जो हाथ दिख रहा है मेरा नीचे वाला, ये इधर भेजोगे तो 6 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3/4 प्लस 3/4 के बराबर 3 बचेगा। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसे हल करेंगे तो 6 ब्रैकेट 4 एकम 4 माइनस 3/4 प्लस 3/4 के को अभी ऐसा ही रहने देते हैं, ठीक है, बराबर 3। अब यहाँ पे देखिए 6 उधर भेज देंगे, 4 में से 3 घटाओगे 1/4 आएगा, और यहाँ प्लस में कितना आ गया 3/4 के। क्लियर है। अब जो 6 था वो कहाँ चला गया, नीचे चला गया इसके। अब 1/4 कॉमन ले लीजिए, 1/4 अगर आप कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ 1 बचेगा, ऊपर में 3 बचेगा, नीचे में के बचेगा। हाँ या ना में जवाब चाहिए। इसे काटेंगे तो 1/2 बचेगा, ठीक है। अब 4 नीचे है, उधर भेजोगे तो ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस 3 के बराबर। अब 4 नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से जब बराबर के उस पर भेजोगे तो नीचे से ऊपर 1 के पास चला जाएगा, तो 4/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 3 के बराबर 2। अब 1 उधर भेजोगे तो क्या होगा -1 हो जाएगा। हाँ या ना में जवाब चाहिए। तो 3 के बराबर 1 आएगा। अब के का गुणा उधर 1 से करोगे तो 3 बराबर के आ जाएगा, यानी के का वैल्यू 3 आएगा। बताइए समझ आया। तो इस तरह से कैलकुलेशन आप कर सकते हो। इसे आपको और आसान तरीके से करना हो तो एक काम कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पे नॉर्मल आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते, क्योंकि मेरा एक टीचर हूँ, मेरा काम है एक एक स्टेप समझाना। चाहूँ तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाल सकता था, समझ आई मेरी बातें, लेकिन मैंने क्या किया, एक एक स्टेप बताया ताकि आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आए। जब भी ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा तो बड़े मार्क्स दे करके जाता है। ऐसे क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेना, मेरी बात जरूर मानना, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू बदल बदल करके क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको धारिता बदल देगा, वैल्यू बदल देगा, लेकिन क्वेश्चन करने का पैटर्न यही रहेगा। समझ आई मेरी बातें। अब बताइए आप लोग इस तरह का क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं आएगा, तो पक्का कर लोगे ना। वाह क्या बात। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों। अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि जब भी इस तरह से आपको देता है तो इसे पकड़ के इसका झोंटा खींचना होता है। इसे आप ऐसे खींचोगे तो खींचने के बाद कैसा दिखता है अभी मैं दिखा रहा हूं। सबसे पहले सवाल आप देख लीजिए, कह रहा है निम्न संयोजन में बिंदुओं ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप देखिए, इसे जब इस तरह से आप खींचोगे तो देखो यहाँ पे कैसा दिखेगा, ध्यान से दिखा रहा हूं मैं आपको, ध्यान देना, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से, फिर यहाँ पे इस तरह से आप खुद ही अभी देखोगे तो आप खुद ही फील करोगे, महसूस करोगे कि हाँ सर जी ने जो बनाया एकदम एग्जैक्टली सही बनाया है। इस तरह से आपको डायग्राम बनता हुआ नजर आएगा, यहाँ ए और यहाँ बी। अब आप गौर से देखो, यहाँ से जब ऐसे खींचोगे, ऐसे जब आप खींचोगे तो देखो यहाँ और यहाँ 3 6 हो जाएगा, और यहाँ भी 3 6 हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा बीच में आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 ओम, यहाँ हो जाएगा 6 ओम, यहाँ हो जाएगा आपका 3 ओम, यहाँ हो जाएगा आपका 6 ओम, और यहाँ हो जाएगा आपका 8 ओम, ठीक है। अब इसका तुल्य धारिता निकालना है, तो आप खुद सोचो, आप खुद बताओ कि व्हीटस्टोन ब्रिज आपने सीखा होगा, समझाया है मैंने, अगर आप मेरे वीडियो में देखोगे जा करके, तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है कि अगर यहाँ वाला वैल्यू और यहाँ वाला वैल्यू डिवाइड किया जाए, चलिए डिवाइड करते हैं, कितना आएगा वैल्यू 1/2 आएगा।
और यहाँ के वैल्यू को और यहाँ के वैल्यू को डिवाइड किया जाए, कितना आएगा वैल्यू बताइए? 1/2 आएगा। यानी दोनों सेम आ रहे हैं। जब दोनों सेम आता है तो व्हीटस्टोन ब्रिज ये कहता है कि यहाँ का जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है? डिस्क्वालीफाई हो जाता है। यानी इसका कोई अब मतलब नहीं रह जाता है, यहाँ से करंट पास नहीं करेगा। समझ है मेरी बातें? जब यहाँ से करंट पास नहीं करेगा तो इसका नया स्ट्रक्चर जो देखने को मिलेगा, वो नया स्ट्रक्चर कैसा देखने को मिलेगा आपको? कुछ इस तरह से सब रहेगा, बस वो गायब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ए मिल गया, यहाँ आपको बी मिल गया। ठीक है, यहाँ पे आपका 3, यहाँ पे आपका 6, यहाँ पे आपका 3, यहाँ पे आपका 6, यहाँ पे आपका 6 ओम। ठीक है, अब यहाँ अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो आप खुद देख सकते हो, नेमिंग कर सकते हो। इसे आप R1 नाम दे दो, इसे R2 नाम दे दो, इसे R3 नाम दे दो, इसे R4 नाम दे दो। तो R2 और R3 को देखोगे तो श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में अगर आपको नहीं पता श्रेणी क्रम समांतर क्रम क्या होता है, तो आप देखो मेरा यहाँ पे पर्सनल वीडियो है ये सबका, देख रहे हो। धारिता के लिए भी पर्सनल वीडियो है और इस तरह के प्रतिरोध वाले सवाल के लिए भी पर्सनल वीडियो है। जा करके आप देखोगे तो मजा आ जाएगा आपको, क्योंकि मेरा हर चैप्टर वाइज वन शॉट न्यूमेरिकल है दोस्तों। ठीक है, चैप्टर वाइज मैंने न्यूमेरिकल बनाया है, तो आप देखोगे तो आपको चैप्टर वाइज भी समझ आएगा। ठीक है, तो आते हैं इस टॉपिक पे। तो यहाँ पे आप कहोगे, जब हल करोगे तो लिखोगे R1 तथा R2 किसमें है? श्रेणी क्रम में स्थित है। ठीक है, तो जब श्रेणी क्रम में स्थित है तो क्या लिखोगे? श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2। नॉर्मल सीधे इस तरह से लिखा जाता है। अब इसको हल करने के बाद ऐसा तो है नहीं कि इसके बाद हल नहीं करना है, इसके बाद भी हल करना है, इसलिए इसे R न लिख के R डैश कह देंगे। ठीक है, तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा? R1 कितना है? 3, R2 कितना है? 6। हल करोगे तो कितना हो जाएगा? 9 ओम हो जाएगा। उसी तरह नीचे वाले को जब देखोगे इसी प्रकार जब आप नीचे वाले को देखोगे तो नीचे वाले में क्या दिख रहा है? R3 व R4 भी किसमें है? श्रेणी क्रम में स्थित है। अब अगर श्रेणी क्रम में स्थित है तो क्या लिखोगे? R लिखोगे या इसके बाद भी अभी हल करना है? तो कहोगे सर अभी भी हल करना है, क्योंकि इन दोनों को जब हमने हल किया, इन दोनों को जब मैंने किया तो ये दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो ये दोनों अकेला बन गया। अकेला किस नाम से बन गया? R डैश नाम से। अभी नीचे वाले को दोनों को हल करेंगे तो ये भी अकेला बन जाएगा, और R डबल डैश नाम से फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में समांतर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? R डबल डैश ले लेंगे और R3 प्लस R4 को जोड़ देंगे। ये सब बेसिक चीजें आपको खुद ही पता होगा, 10th क्लास से सब सीखते आ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूं मैं। 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 9 ओम आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद मैं इसको मिटा करके आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे अब आप दिखाओगे जब इन दोनों को हमने हल किया तो एक बन गया, इन दोनों को हल किया तो एक बन गया, और ये दोनों आपस में क्या हो गए? समांतर क्रम में आ गए। किस में आ गए? समांतर। यानी लिखोगे R डैश तथा R डबल डैश परस्पर किस में है? समांतर क्रम में स्थित है। ठीक है, अब समांतर क्रम में स्थित है तो समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/r बराबर क्या होगा? 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश। अब वैल्यू रखिए तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/9 प्लस 1/9। ठीक है, अब दोनों नीचे का सेम है तो क्या हो जाएगा आपका? नीचे वाला उतर जाएगा 9 और ऊपर में क्या होगा? 1 + 1। जब इसे हल करोगे तो 1/r बराबर आ जाएगा 2/9। पलटी मारोगे तो क्या हो जाएगा? R/1 होगा, और नीचे में क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? 9/2 हो जाएगा। बटे के नीचे का 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, बटे के नीचे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपका ओवरऑल आंसर इतना आ जाएगा। इसे चाहो तो आप डेसिमल में भी ला सकते हो, तो 9/2 आ जाएगा, यानी 4.5 आपका आंसर आएगा। बताइए अब समझ आया कि नहीं? सवाल क्लियर हुआ? तो इस तरह का क्वेश्चन जरूर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन को अगर आप देखो दोस्तों तो अगला क्वेश्चन आपका नजर, अगले क्वेश्चन की अगर बात करो दोस्तों तो अगले क्वेश्चन को आप देख के खुद ही बोल दोगे कि हाँ सर ये वायरल क्वेश्चन है, क्योंकि अनुगमन वेग पे धारा घनत्व के अनुगमन वेग और धारा घनत्व के ऊपर क्वेश्चन जरूर उठाता है बोर्ड एग्जाम में। कह रहा है कि एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या दिया? जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या दिया हुआ है? कह रहा है एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी ए आपको दिया हुआ है 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर दिया है। यहाँ पे गलती से 2 लगा दिया गया है, ये स्क्वायर है। ठीक है,
फिर कहता है कि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n से लिखा जाता है। कितना दिया है, 2 गुणे 10 घाते 28 दिया है। ठीक है, कितना दिया है, 2 गुणे 10 घाते 28 प्रति मीटर क्यूब दिया है। ठीक है, फिर आगे कहता है तार में 3.2 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है, यानी करंट कितना फ्लो कर रहा है, 3.2 एम्पियर का धारा बह रहा है। फिर कहता है कि अगर एक स्थिति दी गई है तो कहता है कि तार में धारा घनत्व बताओ कितना होगा। धारा घनत्व यानी पहला क्या पूछ रहा है आपको, जे पूछ रहा है। दूसरे में क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग यानी अपवाह वेग, यानी बोले तो वीडी पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, धारा घनत्व यानी जे निकालते हैं। फार्मूला क्या होता है, आई बटा ए होता है। तो जे बराबर आई का वैल्यू कितना दिया है गुरु, 3.2, और ए का वैल्यू कितना दिया है, 1 गुणे 10 के घाते माइनस का 7। तो जे बराबर हो जाएगा 3.2। अब 10 घाते माइनस 7 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 घाते प्लस में 7 हो जाएगा। 10 घाते क्या हो जाएगा, प्लस में 7 हो जाएगा, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नीचे में 1 लिखने की कोई जरूरत थी नहीं। अब आती है बारी किसकी दोस्त, अब अनुगमन वेग यानी वीडी दूसरे में। तो वीडी का फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिए, वीडी का फार्मूला होता है आई बटे ए एन ई फार्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे आई का वैल्यू कितना है, 3.2। क्षेत्रफल कितना दिया है, 1 गुणे 10 घाते माइनस 7, यही दिया हुआ है। और आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या दी गई है आपका 2 गुणे 10 के घाते 28। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो आपको पता ही है 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 होता है। तो ये आपके लिए एक होमवर्क होगा, इसका जवाब आप बताइएगा कितना होगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखते हैं सबसे पहला जवाब किसका आता है। अब देखते हैं दोस्तों 12वें क्वेश्चन को। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए परिपथ की सहायता से परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है और सेल से प्रवाहित धारा ज्ञात करना है, यानी कुल मिलाकर के आपको आर का वैल्यू पता लगाना है और साथ में आई का वैल्यू पता लगाना है। ठीक है, तो कैसे किया जाए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा आपको लाजवाब क्वेश्चन लगेगा। बस आप देखते रहिए, देखने में चाहे कितना भी कठिन लग रहा है लेकिन आपको एकदम आसान बना दूंगा। सबसे पहले अगर आप देखो इस वाले को, इस वाले को, इस वाले को, अगर तीनों को, तो ध्यान से देखा जाए तो ये यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से तो ए तीनों एक जगह पे जुड़े हुए हैं। ए तीनों अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऐसा मत समझिए कि यहाँ पे नहीं जुड़ा है। ये देखिए इस वाले का लाइन यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तीनों क्या है आपस में एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। समझ आ रही मेरी बात है, तीनों किस में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में यानी पैरेलल में जुड़े हैं। इन तीनों को अगर हम हल कर देंगे तो तीनों जो 3 तार दिख रहे हैं वो तीनों प्रतिरोध एक अकेला हो जाएगा। तो पहले इन तीनों को हल करते हैं। तीनों किस में है, समांतर में है। तो आप दिखाओगे, अगर नेमिंग करना चाहो तो इसे आप R1 नाम दे दो, इसे R2 कह दो, इसे R3 कह दो और इसे R4 कह दो। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि R1 जब सॉल्व करोगे तो लिखोगे कि R2 R3 और R4 किस में है, समांतर में है। तो क्या लिखोगे, R2 कॉमा R3 तथा R4 किस में है, समांतर क्रम में स्थित है। तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है प्रतिरोध के लिए, 1/R बराबर होता है 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 हो जाएगा। अब बताइए क्या इन तीनों को हल करने के बाद क्या अब हमें हल नहीं करना है, क्या एकाक प्रतिरोध और बचा हुआ है। तो कहोगे हाँ सर ये बचा हुआ है, यानी अभी भी हल करना है इसके बाद भी। तो यहाँ पे तब R नहीं लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे, R डैश लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1/R डैश बराबर हो जाएगा R2 का वैल्यू कितना है 50 प्लस R3 का वैल्यू कितना है दोस्तों 75 प्लस 50। अब अगर इसे हल करेंगे तो बहुत प्यारा सा है। अब नॉर्मल हम इसे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 150 आएगा। कितना आएगा, 150। अब इसे हल करिए, 50 का कितने बार पहाड़ा पढ़ेंगे कि 150 आएगा, 3 बार। प्लस 75 का कितने बार पढ़ेंगे कि 150 आएगा, 2 बार। 50 का कितने बार पढ़ेंगे कि 150 आएगा, 3 बार। अब इसे जोड़ेंगे तो 1/R डैश बराबर हो जाएगा 8/150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8/150 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है या नहीं बताइए, पक्की बात मानोगे यहाँ तक क्लियर है। अब इसे पलट दीजिए, जैसे ही आप इसे पलटोगे तो क्या हो जाएगा, R डैश बराबर हो जाएगा 150/8 हो जाएगा। तो R डैश बराबर अगर इसे भाग दिया जाए, ध्यान दीजिए भाग देने से अच्छा है काट देते हैं, ये दो से काटते हैं पहले। तो 2 चौके 8, 2 सत्ते 14 और एक चला गया 2 पचे 10, यानी 75/4 आएगा। कितना आएगा, 75/4 आएगा और ये लगा देंगे ओम। ठीक है,
अब हमारा इतना आ गया वैल्यू। अब इसे ध्यान से देखिए, जब ये पूरा एक हो जाएगा तो इसके साथ श्रेणी क्रम में दिखने लगेगा। इसके साथ R1 के साथ एक किसमें दिखने लगेगा, श्रेणी क्रम में R डैश दिखने लगेगा। तो R1 और R डैश को हम श्रेणी क्रम में रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, R बराबर क्या हो जाएगा, R डैश प्लस R1 हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि R1 तथा R डैश श्रेणी क्रम में स्थित है। तो अब यहाँ पे हल करेंगे तो आ जाएगा R डैश का वैल्यू कितना है भैया, 75/4 है। और यहाँ कितना है भैया आपका 100 है। तो इसे अब हल कर देंगे, तो जब इसे हल करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा। इसे हल करने के बाद आपका आंसर आएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, इसका इधर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 75 + 400 हो जाएगा। और नीचे में कितना आएगा, 4 आएगा। तो जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 475/4 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आपका आर मिल गया, यानी आपका प्रतिरोध मिल गया। यही पूछा गया था कि इसकी तुल्य प्रतिरोध क्या होगी। अब प्रतिरोध के बाद क्या निकालना है आपको, इसका धारा निकालना है। तो आपको पता है ओम का नियम, आपको पता होगा, I = क्या होगा आपका, V/R होगा। क्या होगा, V/R हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका V का वैल्यू आपको पता ही है, V कितना दिया है, 4.75। और यहाँ पे कितना है R का वैल्यू, 475/4। अब पलटी जब मारोगे अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपके पास क्या है, I बराबर आपके पास है 4.75। अब जो बटे के नीचे 4 है, 4 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ कितना बचा आपके पास, 475। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऊपर में कितने अंक पे दशमलव है, 1 2 अंक पे दशमलव है। तो दशमलव अगर उधर भेजोगे तो 10⁻² हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 475 हो जाएगा। ठीक है, 475 हो जाएगा, गुणे 4 हो जाएगा, और 10 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। नीचे में 475, क्योंकि 2 अंक पे दशमलव था, उधर जाएगा, 10⁻² हो जाएगा, कट जाएगा ये पूरा। तो I बराबर आपके पास आ जाएगा 4 × 10⁻² एम्पियर आ जाएगा। ये भी सवाल खत्म हुआ। अब बताइए, क्लियर हुआ। मजेदार सवाल था, बताया ना कि ये सारे सवाल देखने में कठिन लगते हैं, लेकिन है बहुत ही ज्यादा इजी सवाल है, लेकिन है बहुत ही ज्यादा इजी। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार लूप है। ठीक है, याद रखिए, वृत्ताकार लूप है हमारे पास, कितना, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की। त्रिज्या यानी R कितनी है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो चलिए भैया R हम लिख लेते हैं। R हमारे पास कितना है, 10 सेंटीमीटर। मीटर में बदलेंगे तो आ जाएगा 10 × 10⁻² मीटर। आगे फिर क्या कहता है कि इस लूप में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, इस लूप में करंट कितनी फ्लो कर रही है, 5 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है, धारा कितनी बह रही है भैया, 5 एम्पियर की धारा बह रही। इस तरह से ही आप सवाल पढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे, क्योंकि आपको बता दूं जानकारी के लिए कि स्टेप मार्किंग होता है। आपका कहीं गलत भी हो जाएगा, आधा सही है तो भी मार्क्स आपको मिल जाता है। ठीक है ना, इसलिए आप ये मत समझिए कि आप, इसलिए दोस्तों आप कभी भी क्वेश्चन छोड़िए मत, जरूर करिए उसे अटेम्प्ट। ठीक ना, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाता है। तो कह रहा है 5 एम्पियर की धारा बह रही है। फिर कहता है लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र यानी बी की गणना करनी है और लूप के केंद्र पर। तो ये आपने अगर मेरा डेरिवेशन दोस्तों लूप वाला या फिर अक्ष पे, ये सारे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर के, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के जरूर देखिए, मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, फिजिक्स वाले प्लेलिस्ट में। ठीक ना, चैप्टर वाइज मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और कॉन्सेप्ट समझाए हैं। ठीक है, और वो भी कम से कम समय में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक ना, बहुत ज्यादा फालतू का तामझाम मैंने नहीं किया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों आप। यहाँ पे अब आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पे क्या है कि बी निकालना है। तो बी का फार्मूला क्या होता है, जब केंद्र के लिए पूछा जाए कि लूप के केंद्र पर जो क्या कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला होता है, वो होता है दोस्तों, याद रखिएगा, μ0I/2R होता है दोस्तों। क्या होता है, 2R। आपको एक चीज दिखाता हूं, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि μ0 जो 4π होता है, इसका एक वैल्यू होता है, वो होता है 10⁻⁷। अगर 4π उधर भेज दिया जाए तो μ0 का वैल्यू पता चल जाता है 4π × 10⁻⁷। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करेंगे, देखिए ध्यान से। तो μ0 का वैल्यू हम कितना रख सकते हैं, 4π × 10⁻⁷ गुणे I हमारे पास दिया हुआ है, कितना I आपके पास है, 5 है, बटे 2 गुणे R आपको दिया हुआ है कितना, 10 × 10⁻²। अब इसे हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कितना प्यारा, कितना छोटा सा सवाल था। ठीक है, लेकिन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे इस तरह के सवालों का, तो आप इजी क्वेश्चन को छोड़ करके आ जाओगे बोर्ड एग्जाम में अगर आ गया तो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अब इसे आपको हल करना है। तो हल करोगे, हल करने के बाद कितना आएगा आपका, 4 आ जाएगा। पाई का वैल्यू आपको पता है 3.1
एक 4 होता है गुणे 5, ठीक है, गुणे 10 घाते -7 और गुणे 5। अब नीचे में कितना है एक बार देख लीजिए, 10 है और यहाँ 2 है, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 घाते -2। अब आप अगर गौर से देखें तो 5 और 4 का गुणा करोगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, तो 20 जो होगा इस 20 को क्या कर देगा, काट देगा। तो आपके पास क्या बचा, b बराबर 3.14 गुणे 10 घाते -7, और 10 घाते -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 10 घाते 2 हो जाएगा। हल करने के बाद कितना हो जाएगा, 7 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 3.14 गुणे 10 घाते -5 हो जाएगा। और चुंबक क्षेत्र का मात्रक आपको पता ही है, टेस्ला होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब बताइए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आपको इस सवाल में? मजेदार सवाल था कि नहीं? बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों 14वें क्वेश्चन की बात करूं तो बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन के लेवल को समझिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले कहना क्या चाह रहा है समझिए, ताकि बोर्ड एग्जाम में आए तो आप पहचान सको। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबे तार, ठीक है, 5 सेंटीमीटर लंबे तार लीजिए, लंबाई आपको कितना दे दिया, 5 सेंटीमीटर, ठीक है भैया, लीजिए। अब इसे मीटर में बदल दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 गुणे 10 घाते -2 मीटर हो जाएगा। ठीक, आगे कहता है कि तार को 2 गुणे 10 घाते -4 टेस्ला के एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, ठीक है, यानी चुंबकीय क्षेत्र बी कितना दिया है, 2 गुणे 10 घाते -4 टेस्ला दिया है, टी लिख देता हूं, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में। फिर कहता है कि रखा गया है और उसमें उस तार में क्या किया जाता है, 3 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, उस तार में क्या किया जाता है दोस्तों, 3 मिली एम्पियर की धारा यानी आई प्रवाहित की जाती है, कितना, 3 मिली एम्पियर। अब मिली हटाओगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 10 घाते -3 हो जाएगा, मिली हटाओगे तो क्या हो जाएगा, 10 घाते -3 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। धारा प्रवाहित की जाती है, तो तार में अधिकतम लगने वाला बल बताइए, यानी मैक्सिमम फोर्स पूछ रहा है। तो जानकारी के लिए बता दो, इस स्थिति में मैक्सिमम फोर्स का जो फार्मूला तुम लगाओगे वो आएगा IBL होगा, क्या होगा, IBL होगा। अब आप खुद देखो, आपके पास सारे वैल्यू मौजूद है, आई का वैल्यू मौजूद है, बी का वैल्यू मौजूद है, यल का भी वैल्यू मौजूद है। अब इसे हल करोगे आपका आंसर आ जाएगा। आई कितना दिया है आपके पास, आई दिया आपका 3 गुणे 10 घाते -3, बी कितना दिया हुआ है आपके पास, 2 गुणे 10 घाते -4, यल कितना दिया है आपके पास, 5 गुणे 10 घाते -2। अब इसे हल करोगे तो सिंपल सा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आप इसे हल कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे, मुझे पता है आंसर न्यूटन में आएगा, ठीक है। अब बताओ ये सवाल मजा आया कि नहीं, क्लियर हुआ, कितना प्यारा सवाल है दोस्तों, सोचो, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 15वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन इतने एंगस्ट्रॉम त्रिज्या का एक कक्षा में इतने साइकिल प्रति सेकंड घूम रहा है। ध्यान से समझिए, जैसे आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालने को देता है, उसी तरह यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी पूछा जा सकता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को यम से इंडिकेट किया जाता है, और इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है I × A होता है। I जो होता है बहने वाली धारा, और A जो है जिसमें धारा बह रही है उसका पूरा क्षेत्रफल। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु है, ठीक है। कौन सा परमाणु है दोस्तों, हाइड्रोजन परमाणु है। अब इस हाइड्रोजन परमाणु में दोस्तों कितना, यहाँ पे इस हाइड्रोजन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों वो 0.5 एंगस्ट्रॉम की त्रिज्या पर, यानी ये हो गया केंद्र और ये हो गया त्रिज्या और ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इतनी दूरी पे यानी इतनी त्रिज्या पे क्या कर रहा है, घूम रहा है इस तरह से, और कह रहा है हर सेकंड यानी 1 सेकंड में कितना घूम पा रहा है, 10 घाते 17 साइकिल पर सेकंड घूमता है। यानी आपके पास क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आप देखिए आपके पास त्रिज्या दिया है R दिया है दोस्तों आपके पास 0.5 एंगस्ट्रॉम। अब इसे मीटर में बदलोगे तो आ जाएगा 0.5 गुणे 10 घाते -10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ये त्रिज्या के दम पे हम क्या कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको क्या चाहिए यहाँ पे फार्मूले में, क्षेत्रफल। तो यहाँ से क्षेत्र, अब जन्म करते हो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। तो ये तो आसानी से मिल जाएगा, लेकिन आई आपको यहाँ कहीं नहीं दिया है, करंट आपको नहीं दिया है, तो कैसे निकालोगे, देखो बड़े मजेदार क्वेश्चन है। यन दिया है आपको, यन कितना दिया हुआ है दोस्तों आपको, 10 घाते साइकिल, साइकिल का मतलब चलाने वाला साइकिल नहीं, रोटेट करना, ठीक ना, साइकिल पर सेकंड से घूम रहा है, ठीक है। इतना चीज आपको दिया है, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है, और आपको कह रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान बताइए क्या होगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सटीक क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करना, ठीक है। एक आध दो क्वेश्चन और लगाना इस पे। तो यम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, फार्मूला लिखना होगा I × A। अब आप जानते हो आई तो दिया नहीं है, लेकिन आई का फार्मूला तो पता है ना कि आई बराबर क्या होता है, Q/T होता है। आप कहोगे टी कहां से आएगा, समय सर, अरे भैया यहाँ दिया तो है प्रति सेकंड यानी पर सेकंड, ठीक है। तो समय पर सेकंड यानी 1 सेकंड रखोगे टी की जगह पे। अब Q को आप चाहो तो लिख सकते हो N × E लिख सकते हो, आपको पता है ये बात, 10th क्लास से सीखते आ रहे होगे।
तो हम आई को सीधे सीधे लिख देते हैं एन ई बटा टी, और ए को हम लिख देते हैं ए की जगह पे पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुटअप करेंगे, ठीक है। एन कितना दिया है 10^17, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ई का मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10^-19, क्लियर है। टाइम की जगह कितना लिख दोगे, 1 लिख दोगे। पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 गुणे आर कितना दिया है दोस्तों आपका 0.5 गुणे 10^-10, और स्क्वायर की वजह से क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब दोस्तों नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे और यम का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप कैलकुलेट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि ये सब बेसिक कैलकुलेशन अगर करोगे तभी जाके बोर्ड एग्जाम में बेहतर आप कर पाओगे दोस्तों। नहीं तो अगर आपको मैं पूरा परोसा हुआ मिल जाएगा तो आप जाहिर सी बात है नोट कर लोगे, फिर उसको दोबारा कैलकुलेट नहीं करोगे, आपको तो लगेगा कि आ गया समझ में, लेकिन इसे दोबारा करोगे तो आप सही आंसर ला पाओगे। समझ आई मेरी बातें, जरूर आप करना, और कमेंट बॉक्स में जवाब भी देना कि इसका आंसर कितना आया है, जरूर मैं देखूंगा दोस्तों, ठीक है। 15वें क्वेश्चन का जरूर आप जवाब देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16वां जो है दोस्तों बहुत ही ज्यादा बहुत ही वायरल क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए किस पैटर्न पे क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक धारावाही वृत्ताकार पास है। ये देखिए इस तरह से वृत्ताकार लूप है, और इसकी त्रिज्या कितनी है दोस्तों 12 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या, ये आर कितनी है 12 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, आर कितना है दोस्तों 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की है। तो इसे हम बदल देते हैं मीटर में, तो 12 गुणे 10^-2 मीटर हो जाएगा। फिर आगे पढ़ते हैं। फिर कहता है कि वृत्ताकार पास के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना है, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जिसे हम बी नोड कह देते हैं, ठीक है। कितना दिया हुआ है दोस्तों आपको 0.50 गुणे 10^-4 टेस्ला दिया हुआ है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र कितना दिया है, इतना दिया हुआ है। ध्यान से सुनते जाइएगा। अब चुंबकीय क्षेत्र का आपको फार्मूला पता ही है, केंद्र पर का भी एक सवाल आप कर चुके हो, जस्ट आपने किया है म्यू नोड आई बटा 2r, और यहाँ पे चाहो तो आप फेरों की संख्या भी लिख सकते हो यार, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसी का वैल्यू कितना दिया है आपका 0.50 गुणे 10^-4, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आगे क्या कहता है सवाल। आगे कहता है कि इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, इसके केंद्र से कितना दूर 5 सेंटीमीटर दूर, यानी x कितना दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी x जो दिया है, याद रखिए केंद्र से जो दूर बोलेगा जब भी तो आप x लिखना, क्या लिखना x। तो x कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब इसे अगर आप मीटर में बदलोगे तो 5 गुणे 10^-2 मीटर लगा दोगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर आगे कहता है कि 5 सेंटीमीटर दूर अक्ष पर स्थित, ये देखिए इसी के अक्ष पर स्थित पास के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी इस पॉइंट पे हमें b का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या निकालना है, b का वैल्यू निकालना है। तो अक्ष के लिए चुंबकीय क्षेत्र का जो फार्मूला होता है, इसका भी डेरिवेशन पूछा जाता है, बहुत ही वायरल डेरिवेशन है। आप डायग्राम देख के पहचान भी पा रहे होंगे, ठीक है। अगर नहीं देखा है मेरे फिजिक्स वाले प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, सारा स्टेप बाय स्टेप मैंने सिखाया है, ठीक है। बिना सिखाए मैं कोई चीज ऐसे ही डायरेक्ट नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ तक जब हो जाएगा तो आपको फार्मूला लिखना है उसका। तो उसका फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। इसका फार्मूला जो होता है दोस्तों n म्यू नोड आई आर स्क्वायर बटे 2 ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टोटल के पावर में 3/2, ये फार्मूला होता है। अब आपको एक मजे की चीज दिखाता हूं मैं यहाँ, आपको ध्यान दीजिएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, आपके पास b बराबर कितना दिया हुआ, इतना दिया है। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर आप ये जो b नोड बराबर इतना दिया है, इसको आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके पास क्या दिया है, b नोड बराबर दिया है n म्यू नोड आई बटा 2r। अगर 2r को मैं इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, b नोड इंटू 2r हो जाएगा, हाँ या ना। अब यहाँ क्या बचा, n म्यू नोड आई। तो यानी कहने का मतलब है n म्यू नोड आई की जगह पे मैं हटा के b नोड 2r लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, इस पूरे की जगह पे यहाँ तक जो आपका n म्यू नोड आई है, इस पूरे को हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ, आपका b नोड इंटू 2r लिख सकता हूँ। अब उसके बाद क्या बचा है, आर स्क्वायर पहले से ही है। अब नीचे क्या है आपके पास 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे में सॉरी पावर में 3/2। तो b बराबर आपका कुल मिला के हो जाएगा b नोड 2 से 2 कट जाएगा, r और r स्क्वायर कितना हो जाएगा, r पावर 3 हो जाएगा। अब नीचे केवल क्या बचा, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर में कितना हो गया, 3/2 हो गया। अब आपको करना क्या है दोस्तों, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, b नोट का वैल्यू आपको दिया है, क्लियर।
आर का वैल्यू आपको दिया है, क्लियर, आर का वैल्यू आपको दिया है, एक्स का वैल्यू दिया है। अब इसे पुटअप करना है, पुटअप करके आप इसे सॉल्व करोगे दोस्तों, नहीं तो अगर मैं एक एक करने लगूंगा तो आपका क्या होगा, सवाल का लेंथ बहुत ज्यादा बड़ा होता चला जाएगा। तो ये सवाल आपको समझ आया या नहीं? जब भी आपको अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र पूछेगा तो यही फार्मूला लगाओगे और इस तरह से आपको होकर के गुजरना पड़ेगा। समझ आई मेरी बातें? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब दोस्तों 17वें क्वेश्चन को देखो तो आपको ध्यान से, अगर आपको देखो तो जैसे वैद्युत फ्लक्स आप निकालते थे उसी तरह यहाँ चुंबकीय फ्लक्स निकालना है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सवाल वही होगा। यहाँ पे जो चुंबक फ्लक्स निकालोगे फाई बी, वो फार्मूला हो आपका बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होगा आपका, ठीक ना। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है वाई एक्स तल में रखी 0.2 के, अब के दिया है, के नहीं भी देता तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वाई एक्स वाई दे के हमें खुद ही हिंट दे दिया है कि जेड मिसिंग है, जेड मिसिंग है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, के कैप होगा, क्या होगा, के कैप। तो क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, क्षेत्रफल वेक्टर कितना दिया है, 0.2 के कैप दिया हुआ है। फिर आगे कहता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल की कुंडली से बी बराबर कितना दिया है, बी बराबर, यानी बी वेक्टर बराबर, यहाँ वेक्टर है याद रखिएगा, ठीक ना, बी वेक्टर बराबर कितना दिया है, 3 आई कैप प्लस 4 के कैप दिया हुआ है, ठीक है, टेस्ला। फिर कहता है कि बद्ध फ्लक्स ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, बद्ध फ्लक्स ज्ञात करना है, ठीक है। तो फ्लक्स का फार्मूला आपको पता ही है, अभी जस्ट बताया मैंने, क्या होगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होगा। तो बद्ध फ्लक्स बी बराबर हो जाएगा, अब बी वेक्टर का वैल्यू कितना है, 3 आई प्लस 4 के कैप। अब इस तरह का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हल्का हो जाएगा। ए वेक्टर का वैल्यू कितना दिया है, 0.2 के कैप। अब ध्यान दीजिए, तो आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, आई वाले का तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, डायरेक्टली के का के साथ करेंगे, आई वाला 0 हो गया क्योंकि यहाँ आई है नहीं। तो कितना हो जाएगा, 4 का 0.2 से गुणा करेंगे, जब 0.2 का 4 से जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 0.8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.8। अब यहाँ पे क्या है, फ्लक्स है, ठीक है सर। तो इसका मात्रक हो जाएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेस्ला मीटर स्क्वायर। अब बताइए यहां तक क्लियर हुआ या नहीं, मजा आया? चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों 18 क्वेश्चन की अगर बात करें तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें प्रेरित वैद्युत वाहक बल निकालने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पक्का पूछा जाता है। तो कह रहा है कि किसी समय पर एक कुंडली से बद्ध ताक्षणिक चुंबकीय फ्लक्स लिखा है वहां पे, याद रखिएगा, फाई इज इक्वल टू कितना दिया है, जब आप सॉल्व करेंगे, बहुत ही प्यारा सवाल है। इस तरह का कभी भी समीकरण वाला क्वेश्चन देता है तो आप याद रखिए इसका अवकलन करना पड़ता है, ठीक है। तो आपके पास फाई कितना दिया है दोस्तों, आपका 4t⁻³ माइनस 5t² माइनस 10t+70 दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन दिया है फाई, यानी बद्ध फ्लक्स दिया हुआ है वेबर, ठीक है। फिर आगे क्या कहता है, वेबर दिया है तो कह रहा है समय t बराबर 2 सेकेंड पर, समय t बराबर 2 सेकेंड पार नहीं है, पर है ना, ये नहीं है, ठीक है, 2 सेकेंड पर कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल बताना क्या होगा। तो कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल E बराबर होता है d∅/dt होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d/dt। अब फाई की जगह फाई का वैल्यू रख के अवकलन कर देंगे, तो अवकलन एकदम बेसिक अवकलन है, इसे तो आप कर ही लोगे। देखो कैसे किया जाएगा, मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है, ध्यान देना। अब यहाँ पे आपको करना क्या, ध्यान दीजिए, यहाँ पे अब इसका बेसिक अवकलन कर देंगे, ई बराबर लिखोगे, फिर उसके बाद इसका अवकलन करोगे, 4 आगे है कॉमन तो कॉमन लिखोगे, फिर बीच में मल्टीप्लाई करोगे। अब पावर में जितना है उसको आगे लिखो, अब पावर 1 घटा के लिखो, क्लियर हुआ, माइनस वही इसको भी करो, 5 लिखो, बीच में मल्टीप्लाई डालो, पावर में 2 है तो 2 को आगे लिखो और t के पावर 1 घटा के लिखो, क्लियर हुआ, -10। अब t का केवल करोगे तो 1 आता है, ठीक है, और कांस्टेंट वैल्यू का क्या हो जाता है, 0, ये बात आपको पता होगा। फिर E बराबर आपका आ जाएगा 4×3 12t² माइनस 10t माइनस 10, इतना आएगा। अब ये तो आपका आ गया। E का वैल्यू अब किस पे चेक करना था, आपको पता है 2 सेकेंड पर चेक करना था, किस पे, समय t बराबर 2 सेकेंड पर चेक करना था। तो E बराबर कितना हो जाएगा, 12। अब जहां जहां t है वहां वहां 2 सेकेंड रख दीजिए, हो गया, सवाल खत्म। कितना प्यारा सा सवाल है, लेकिन देखने में देखो कितना कठिन लगता है अगर आप इसे सही से नहीं सीखोगे तो, ठीक है। ये हो गया, फिर हो गया 10 आपका, तो इसे हल करोगे तो आ जाएगा 12 गुणे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 20 माइनस 10, तो हो जाएगा 12 12 24 12 36 12 चौक 48 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 30, घटाओगे तो आपका सीधे सीधे 18 आएगा। बताइए क्लियर हुआ या नहीं, मजा आया या नहीं, क्लियर हुआ ना, मैंने बताया ना बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्लियर हुआ दोस्तों।
तो 18वां क्वेश्चन आपने क्लियर कर लिया। अब चलते हैं 19 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही वायरल, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको खुद ही पता होगा कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऐसा क्वेश्चन। तो कैसे किया जाएगा, ध्यान से समझिए। सबसे पहले प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रत्यावर्ती बोल्टता यानी भी, ठीक है, के वर्ग माध्य मूल का मान और शिखर मान, वोल्टेज का शिखर मान क्या होता है, भी नोट होता है, ठीक ना, में संबंध लिखिए। तो जाहिर सी बात बड़ा सिंपल है, वी आर एम एस बराबर क्या होता है, भी नोट बटा √2 होगा। हो गया संबंध आपका, संबंध आपने लिख लिया। फिर उसके बाद अब यहां से सवाल शुरू होता है, कहता है कि दिए गए परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर प्रेरणिक प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात तथा विभवांतर ज्ञात करना है, ठीक है। अब याद रखिए यहां पे प्रेरण प्रतिघात जिसे हम लोग याद रखिएगा XL कहते हैं, धारितीय प्रतिघात जिसे XC कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वोल्टेज हमें निकालना है, ठीक है। ये 3 वैल्यू आपको निकालना है इस सवाल में। आइए सबसे पहले एक एक करके हम लोग इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो जब इसे हल करोगे तो आइए एकदम स्टार्टिंग से हम लोग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या पूछा था कि प्रत्यावर्ती बोल्टता के वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में संबंध बताइए। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूं इसका संबंध क्या होगा, ठीक है। VRMS बराबर क्या होगा, भी नोट बटा √2, ठीक है। अगर वर्ग माध्य मूल मान अगर आपको नहीं निकालने आता इसका डेरिवेशन, ठीक है, LCR वाला डेरिवेशन अगर आपको नहीं पता है तो आप जा करके मेरा यहाँ पे थंबनेल दिख रहा होगा प्रत्यावर्ती धारा वाला, ठीक है। एक ही वीडियो के अंदर सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया हूँ, एक एक पॉइंट की यहाँ पे भी नोट क्या है, VRMS क्या है, RMS क्या है आपका, XL क्या है आपका, XC क्या है, XL का फार्मूला क्या है, XC का फार्मूला क्या है, सब कुछ मैंने कराया है। अब वो भी सबसे बड़ी बात की बहुत कम समय में, आप वीडियो का लेंथ देखोगे तो बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, 1.5-2 घंटे का वीडियो नहीं है, बहुत ही कम समय में आपको बेहतर जानकारी दिया है। तो आप देख सकते हो थंबनेल, आप वीडियो वाले सेक्शन में जाओगे, आप स्क्रॉल करोगे तो तुरंत आपको मिल जाएगा, या फिर आप जाके फिजिक्स का जो डेरिवेशन वाला प्लेलिस्ट है उस पर क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर वाइज यानी आपको पूरा डेरिवेशन मिल जाएगा देखने को, यानी आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग हल करने से पहले हमारे पास जो जो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या दिया है, यल का वैल्यू दिया हुआ है, यानी यल कितना दिया है, 8.1 मिली हेनरी दिया है। तो इसको हम हेनरी में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 8.1 गुणे 10 घाते -3 हेनरी हो जाएगा, हाँ या ना। आगे आपका आर दिया हुआ है दोस्तों, आर आपका कितना दिया हुआ है, 100 ओम दिया है। फिर उसके बाद आपको धारिता यानी सी दी गई है कितना, 12.5 माइक्रोफैरेड। अब इसे फैरेड में बदलोगे तो आ जाएगा 12.5 गुणे 10 घाते -6 फैरेड हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास एक समीकरण दिया है यानी एक वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ ई लिखा है, आप चाहो यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका भी बराबर कितना दिया हुआ है, 100 √2 साइन 100 पाई टी दिया है, ठीक है, यही दिया है वोल्ट में। अब इसकी तुलना अगर की जाए किससे, भी बराबर भी नोट साइन ओमेगा टी से, तो कुछ वैल्यू मिल जाएगा मुझे, जैसे भी नोट का वैल्यू मिल जाएगा मुझे, कितना मिल जाएगा, भी नोट के जगह पे कौन है, 100 √2 दिया है, क्लियर है। और अगर आप ध्यान से देखो तो ओमेगा टी बराबर यानी ओमेगा टी की जगह पे यहाँ पे क्या है, 100 पाई टी है कि नहीं। तो टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, 100 पाई मिल जाएगा, बिल्कुल। अब आपसे बताइए प्रश्नानुसार आपसे क्या पूछ रहा है, प्रश्नानुसार आपसे पूछा गया है यहाँ पे प्रेरकीय प्रतिघात यानी प्रेरण प्रतिघात जिसे हम लोग XL कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चा, XL कहते हैं। तो XL निकाला कैसे जाएगा, XL का फार्मूला क्या होता है, XL का फार्मूला होता है ओमेगा इंटू यल होता है, क्या होता है, ओमेगा इंटू यल। अब ओमेगा का वैल्यू आपके पास कितना है आप खुद ही देख पा रहे होगे, ठीक है, अभी जस्ट निकल गया, ओमेगा का वैल्यू कितना निकला, 100 पाई, ठीक है, इंटू यल। अब यल कितना है दोस्तों आपके पास, यल आपके पास कितना है दोस्तों, 8.1 गुणे 10 के घाते -3, ठीक है। अब इसे आप हल करोगे तो XL बराबर आपको मिल जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप अगर इसे हल करोगे, जब आप 100 का 8.1 से गुणा करोगे तो 810 आ जाएगा पाई, और गुणे में कितना है 10 घाते -3, इतना आ गया, ठीक है। इतने पे आप छोड़ दीजिए, आपको मिल गया XL, ठीक है। याद रखिए ये भी एक तरह की रुकावट है, इसलिए इसका मात्रक ओम में आप लिखोगे, किस में लिखोगे, ओम में लिखोगे, ठीक है। फिर आती है बारी किसकी, XC निकालने की, यानी यहाँ पे धारितीय प्रतिघात दिया है, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, फिर उसके बाद धारितीय प्रतिघात पूछा गया है, ठीक है। धारितीय प्रतिघात अब आपको क्या निकालना है, फार्मूला होगा इसका 1/ओमेगा इंटू सी होता है, क्या होता है, 1/ओमेगा इंटू सी होता है। अब बताइए आप यहाँ पे
आसानी से आप निकाल पाओगे कि नहीं। आपके पास ओमेगा दिया हुआ है कितना दोस्तों, आपके पास ओमेगा दिया है 100 पाई दिया है, ठीक है। और सी का वैल्यू आपके पास कितना है दोस्तों, सी का वैल्यू आपके पास है 12.5 गुणे 10 घाते -6, ठीक है। अब जैसे इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका सी का वैल्यू मिल जाएगा। बताइए यहां तक क्लियर हुआ दोस्तों। अब जैसे ही आपको सी का वैल्यू मिल जाएगा तो आपको क्या निकालना है दोस्तों, विभवांतर निकालना है तीनों का, इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है। तो विभवांतर कैसे निकाला जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा। विभवांतर निकालने के लिए आपको एक फार्मूला होगा, वो फार्मूला होगा, याद रखिए। विभवांतर निकालने के लिए आपको पहले धारा निकालना पड़ेगा, ठीक है, धारा का शिखर मान। तो आई नोट बराबर होगा भी नोट बटा जेड होगा, भी नोट बटा जेड होगा। तो अब आप बताइए भी नोट आपके पास तो है, जस्ट अभी मैंने दिखाया कंपैरिजन में भी नोट, लेकिन जेड नहीं है। अब जेड कैसे निकाला जाए, तो जेड निकालने का फार्मूला जो होगा दोस्तों, याद रखिए, यहां पे मैं दिखा देता हूं। जेड निकालने का जो फार्मूला होगा वो होगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो इससे आपका जेड का वैल्यू निकल जाएगा। अब जैसे ही जेड का वैल्यू निकल जाएगा तो उसके बाद आपको क्या निकालना है, आपको विभवांतर निकालना है किसका, एक बार आर के लिए, एक बार एल के लिए और एक बार सी के लिए। तो आर के लिए अगर निकालोगे विभवांतर तो भी बराबर क्या हो जाएगा, आर इंटू आई नोट हो जाएगा। तो आई नोट आप निकाल चुके होगे यहां से, ठीक है, क्योंकि आपको जेड जैसा ही मिलेगा, जेड मिलने के बाद क्या हो जाएगा, वैल्यू रख दोगे यहाँ पे और आई नोट निकल जाएगा। इसे आप खुद करोगे, ठीक है। आपने भी आर तो निकाल लिया, फिर उसके बाद भी एल निकालोगे। भी एल निकालोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स एल लिखोगे और इंटू में आई नोट लिखोगे। तो आई नोट यहां से निकल चुका होगा, एक्स एल का वैल्यू आपके पास है, यह है। उसी तरह भी सी जब निकालोगे तो यहाँ एक्स सी लिखोगे और इंटू में क्या हो जाएगा, आई नोट, ठीक है। आपके पास सारे कैलकुलेशन के मेन पॉइंट मैंने बता दिया। अब आपको केवल वैल्यू रखना है और इसे कैलकुलेट करना है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग खुद से करोगे, क्लियर है दोस्तों, पूरा मैंने दिखा दिया कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को किसी कीमत पे आप मिस नहीं करोगे, ऐसे क्वेश्चन को जरूर आपको करना है दोस्तों, ठीक है। तो आप अगर आप नोटिस अगर कर रहे हो तो मैंने चैप्टर 1 से लेकर के पूरे फर्स्ट पार्ट के एंडिंग तक मैंने पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपको करा दिया दोस्तों, ठीक है। इतने न्यूमेरिकल को किसी कीमत पे आप मिस मत करना, इतने न्यूमेरिकल को अच्छे से आप प्रैक्टिस करो। मैं गारंटी लेता हूं इसकी कि आएगा तो इन्हीं में से आएगा, ठीक है। और दोस्तों एक बात और बता देता हूं कि जितना मैंने न्यूमेरिकल कराया है उससे रिलेटेड अगर आप करना चाहो तो जरूर करना दोस्तों, ठीक है। मुलाकात करूंगा इसी तरह के बेहतरीन और धमाकेदार वीडियो के साथ दोबारा दोस्तों। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। याद रखना दोस्तों 3-4 दिन के अंदर ही आपको बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है दोस्तों कि एक ऐसी कोर्स लॉन्च होने वाला है जो कि नॉर्मल आपके चाट फुल्की के रेट पे आपको इतने वायरल क्वेश्चन देने वाला हूं दोस्तों, जो कि आपके 10 साल के पेपर से उठाए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर, ये सारे कुछ आपको एक ही जगह पे प्रोवाइड किया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, ठीक है। तीनों आप बहुत ही कम दाम पे आप उसे परचेस कर पाओगे दोस्तों, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूं, कितना, नॉर्मल चाट फुल्की के दाम पे, इतना सस्ता। और पूरी भरोसे के साथ कहता हूं कि आपको उसमें ज्यादा कुछ तैयार नहीं करना है, बहुत सारे क्वेश्चन फिल्टर्ड है, फिल्टर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा तामझाम उसमें नहीं किया गया है। जो बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है वही उसमें इंक्लूड किया गया है, और सबसे बड़ी बात कि आंसर के साथ दोस्तों, इजी ट्रिक के साथ दोस्तों, बस उसे आपको तैयार करना है दोस्तों। बस कुछ ही दिन की बात है दोस्तों, बहुत ही जल्द वो चीज लेकर के मैं आने वाला हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।